हेलो दोस्तों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं बालाजी प्रकाशन से चैप्टर नंबर 5 का आंकिक प्रश्न। और ये इस चैप्टर नंबर 5 का पहला वीडियो है आंकिक प्रश्न का। तो अभी तक हम सब लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम के चैप्टर को। और ये जो चैप्टर नंबर 5 है हमारा, इसमें केवल एक ही प्रकार का आंकिक प्रश्न है इस बार हमारे सिलेबस में, क्योंकि पृथ्वी का चुंबकत्व इस बार हमारे सिलेबस से हट चुका है। तो इस बार केवल और केवल हमारे में चुंबकत्व ही है और द्रव्य में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, बस उसमें थ्योरी है। ठीक है, तो इसमें हम न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं क्षण चुंबक पर आधारित। तो अभी तक हम सब लोगों ने पढ़ा धारावाही लूप के लिए चुंबकीय आघूर्ण, और अब हम पढ़ेंगे क्षण चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण, और उसी पर आधारित जो है आंकिक प्रश्न, उससे संबंधित जो जो चीज़ें हुई थी उन सभी के जो डेरिवेशन किए गए थे उन्हीं पर आधारित आंकिक प्रश्न को देखेंगे। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण को हम कैपिटल एम से लिखेंगे, बल आघूर्ण को हम लिखेंगे टाउ से, चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण को कैपिटल एम से, या द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण भी कहते हैं, हमने बताया भी था। तो चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य को हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा को यू से प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो m = m×2l होता है, ये क्षण चुंबक का होता है चुंबकीय आघूर्ण। और बल आघूर्ण क्या होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी क्षण चुंबक को रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण, दो बल लगते हैं विपरीत दिशा में, जिसके कारण वो रोटेट हो जाता है, यानी उस पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो वो होता है mb sin थीटा, और m क्या होता है, यही हमारा होता है m×2l। ये F बराबर क्या होता है, किसी भी चुंबक के ध्रुव द्वारा लगने वाला बल किसी भी पदार्थ पर, चुंबकीय पदार्थ पर कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं किसी लोहे पर। तो F बराबर mb होता है। चुंबकीय क्षेत्र के क्षण चुंबक के अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है ये इतना होता है, यानी μ0/, यानी k कांस्टेंट होता है। यहाँ k जो होता है μ0/4π होता है। विद्युत में k का मान होता था 1/4πε0। तो μ0/4π × 2m/r³, और नीरज पर होता है μ0/4π × 2m/r³। r³ क्या होता है, ये मूल बिंदु से जो मध्य बिंदु होता है क्षण चुंबक के, उससे उस बिंदु की दूरी जहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं। ये है हमारा चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने प्रकार के फार्मूले आए हैं वो सभी हम देखेंगे। तो पहला फार्मूला होगा FU = mb cos θ1 - cos θ2, cos θ1 - cos θ2 होता है। ये कब का फार्मूला है, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ये हमने मान लिया क्षण चुंबक रखा है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितने एंगल पर रखा गया, θ1। ठीक, तो इसको θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो θ1 कोण पर था ही, अब θ1 से हमको कितना घुमाना है, θ2 तक ले जाना है। ठीक, इसको घुमाने में किया गया कार्य हमको निकालना है। ठीक है, तो ये क्षेत्र की दिशा से, वो भी कहाँ से, क्षेत्र की दिशा से। θ1 कोण पर था पहले से ही, और θ1 से हमको घुमाना है θ2 तक, तो उसके लिए कार्य कितना करना पड़ेगा, और इस कार्य के कारण कितनी ऊर्जा हानि होगी वो चीज़ है। ठीक, वही स्थितिज ऊर्जा होती है इसकी। तो ये फार्मूला उसके लिए है। ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला ये जो हमारा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मुख्य फार्मूला यही है। ये फार्मूला सबसे पहले हम देखते हैं, इसी का न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। ये क्या है देखते हैं। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दिशा में रखा गया है, कौन, क्षेत्र की लंबवत दिशा में रखा गया NS, यानी NS का मतलब होता है एक क्षण चुंबक। तो क्षण चुंबक किस कोण पर, शुरुआत में जो प्रारंभिक एंगल है वो कितने अंश का है, 90 अंश के कोण पर रखा गया है। अब इसको 90 अंश के कोण से घुमाया जाएगा। 90 अंश के कोण पर पहले से ही रख दिया गया है। ये हमारा θ1 कोण हो गया 90 डिग्री, क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा गया है क्षण चुंबक। अब इसको हम घुमाना चाहते हैं, चाहे जिधर घुमा दीजिए कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे घुमा रहे हैं। तो इसको क्षेत्र की दिशा से, ये क्षेत्र की दिशा हो गई, क्षेत्र की दिशा से θ कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो θ2 होता है, वैसे θ1 90 अंश का कोण हुआ,
लंबवत दिशा में जब रखा गया वो होता है। अगर क्षेत्र की दिशा में रखेंगे तब क्या फार्मूला आएगा, लंबवत दिशा में रखेंगे तब क्या आएगा, किसी एंगल पर रखेंगे तब क्या आएगा। तो किसी एंगल पर जब क्षण चुंबक रखा गया था तो ये आया था θ2 घुमाने में किया गया कार्य। लंबवत रखेंगे तो ये फार्मूला आएगा, क्योंकि θ1 हमारा 90 डिग्री हो गया और θ2 घुमाया गया और θ2 को ही हम क्या मान लेते हैं, θ। और इसी फार्मूले में जब हम रखेंगे तो cos θ1 का मान कितना हमारे पास 90 डिग्री, जिसका मान होता है 0, और cos θ2 का मान हमने क्या मान लिया, θ2 रखने से कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्ट θ रख सकते हैं। तो ये 0 हो गया, 0 माइनस cos θ, और 0 माइनस cos θ क्या होता है, माइनस cos θ, गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का mb cos θ। तो ये क्या है, ये ऊर्जा तब की है, ये ऊर्जा तब की है जब 90 अंश के कोण से θ कोण घुमाया जाता है। और ये ऊर्जा कब की है, ये ऊर्जा तब की है जब चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक को θ1 से कहाँ तक घुमाया जाता है, θ2 तक। ठीक, ऐसे समझेंगे तो बहुत आसानी से आएगी। और ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो B इसमें क्या होता है कि जो क्षण चुंबक है वो क्षेत्र की दिशा के रूप में रखा गया है, यानी क्षेत्र की दिशा में ही है, जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र है उसी के समांतर रखा गया है। ठीक, तो ये हमारा n है, ये हमारा क्या है, s है। तो इस समय s से n की ओर दिशा होती है m की, वेक्टर m की। भाई θ क्या है, m और b के मध्य बना कोण, तो वेक्टर m की दिशा क्या होती है, s से n की ओर। तो इस समय m और b दोनों एक ही दिशा में है, यानी कि θ1 इस समय कौन से एंगल पर रखा गया, 0 अंश के कोण पर रखा गया है। s से n की ओर होता है ना m वेक्टर, और m वेक्टर और b वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, तो एंगल कितना बनने वाला है शुरुआत में, 0 अंश। अब हम इसको घुमाना चाहते हैं, 0 अंश के कोण पर ये रखा गया है और हम इसे घुमाना चाहते हैं 0 अंश से कुछ एंगल, हमने मान लिया वो एंगल θ2 है। और θ2 क्योंकि यहाँ θ1 0 अंश है, हमको एक मान पता है, तो θ2 को हम डायरेक्ट θ मान लेते हैं। तो ये ऊर्जा तब की है जब ऊर्जा जो है 0 अंश से, यानी क्षण चुंबक 0 अंश से θ कोण पर घुमाया जाए। तो cos θ1 का मान कितना, 0 अंश, और θ2 उसकी स्थिति में हम क्या मान लेते हैं, θ मान लेते हैं। तो θ1 0 अंश, तो cos 0 अंश का मान 1 होता है, और cos θ2 को हमने θ मान लिया, तो ये बन जाएगा इसका फार्मूला। अब हम पढ़ेंगे स्थायी और अस्थायी संतुलन की स्थिति क्या होती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि स्थायी और अस्थायी संतुलन की स्थिति क्या होती है। स्थायी और अस्थायी संतुलन की स्थिति, चलिए समझते हैं। तो ये जो संतुलन की स्थिति है ये तभी आएगी जब ऊर्जा जो है 90 अंश के कोण से कितना घुमाया जाए, θ कोण घुमाया जाए। यानी जब किसी क्षण चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, जो एक क्षण चुंबक है हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या है, लंबवत दिशा में, ये n है, ये s है, क्या है, कितने अंश के कोण पर है, 90 डिग्री अंश के कोण पर है। अब क्योंकि हमको पता है ये s होता है, ये n होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाहर बाहर n से s की ओर, और क्षण चुंबक की दिशा क्या होती है, s से m की ओर होती है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसको हम घुमाएंगे, घुमाने का मतलब है इसको कुछ ना कुछ एंगल घुमाएंगे। ऐसे 90 अंश के कोण पर रखा गया था क्षेत्र के साथ, अब क्षेत्र के साथ इसको कुछ ना कुछ एंगल घुमा देंगे। कितना एंगल घुमा रहे हैं, θ एंगल। ठीक, और θ एंगल का मतलब यहाँ ये नहीं है, θ एंगल हमको क्योंकि स्थायी लाना है तो इसलिए क्या करेंगे, हम m और b की दिशा एक करने वाले हैं। ठीक है, तो m और b की दिशा एक करने का मतलब ये हुआ कि m भी इसी दिशा में आए। इसी दिशा में आने का मतलब ये हुआ कि अगर m को इस दिशा में लाएंगे, तो चलिए देखते हैं, ये m की दिशा हो गई। अब m को हम इसको हम ऐसे लाना चाहते हैं। ठीक, इसको हम ऐसे लाना चाहते हैं, वेक्टर m की दिशा को ऐसे लाना चाहते हैं। ठीक, ऐसे लाएंगे अगर जो, तो n वाला कहां जाएगा, इधर, s वाला यहां पर पहुंच जाएगा। अगर s इधर पहुंचा, n इधर पहुंचा, तो ये क्या इधर उधर जा सकता है, नहीं, s वाला n को आकर्षित कर रहा है
और n वाला s को आकर्षित करके इसे संतुलित कर देगा, इसे जाने नहीं देगा। यानी इस केस में जो एंगल, जो हमारा फार्मूला होगा थीटा, थीटा का मान कितने अंश होना चाहिए? 0 अंश होना चाहिए। थीटा ये वही है जो कि थीटा 2 था हमारा, क्योंकि थीटा 1 हमारा क्या बना हुआ था? 90 डिग्री बना हुआ था। संतुलित करना है, स्थायी रखना है, अस्थायी नहीं करना है, एकदम परमानेंट के लिए वैसे का वैसे रखा रहे। ठीक, ये होता है। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा? u इक्वल्स टू एम बी माइनस का एम बी, जब 90 डिग्री पर रखा जाए, 90 से थीटा कोण पर रखा जाए, 90 डिग्री से थीटा कोण, तो माइनस का एम बी कॉस थीटा लगता है। और कॉस थीटा का मान कितना है? 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो इस केस में जो ऊर्जा होती है वो मिनिमम होती है, माइनस का एम बी होता है। तो इसमें क्या होती है? ऊर्जा, ऊर्जा सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। स्थायी संतुलन की स्थिति किसे कहते हैं? तो यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें ऊर्जा न्यूनतम होती है। अस्थायी संतुलन की स्थिति क्या होती है? कि इसमें क्या होता है कि ऊर्जा जो होती है वो अधिकतम होती है। ऊर्जा अधिकतम होने का मतलब जो मान है वो ऋणात्मक की बजाय धनात्मक आना चाहिए। तो ऋणात्मक की बजाय क्या आना चाहिए? धनात्मक आना चाहिए। तो धनात्मक आने के लिए जो थीटा 1 तो हमारा फिक्स है एकदम से, कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि स्थायी और अस्थायी जो स्थितियां हैं वो कहां पर लागू होती हैं? इसी पर लागू होती हैं, 90 डिग्री पर जब क्षण चुंबक रखा गया हो तब। ठीक, इसको भी समझ लेते हैं। यह हमारा चुंबकीय क्षेत्र है एक समान, ये n है, ये चुंबक का s है। तो n से s की ओर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ये हो गई। और ये क्षण चुंबक रखा गया है, और क्षण चुंबक का हम मान लेंगे ये n है, ये है s। चलिए ऊपर जो पिछले में माना गया था वही मान लेते हैं, ये n है, ये s मान लेंगे। तो s से n की ओर m की दिशा होगी। तो इसकी ऊर्जा अधिकतम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको अस्थायी, अस्थायी होने का मतलब ये हुआ इसके पास बहुत अधिक रुपया है। अगर हमारे पास ऊर्जा कम होगी तो हम स्थायी हो जाएंगे, और अगर हमारे पास ऊर्जा अधिक हुई तो हम जरूर अस्थायी हो जाएंगे। ये याद रखिए। अगर आप किसी कर्ज में हैं, आपके पास कर्ज लिए हैं दूसरे से, तो आप जो है स्थायी हो जाएंगे, मतलब छुपने का प्रयास करेंगे, एक जगह बैठ जाएंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा कम है। तो आप एक जगह बैठ जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे, उससे बचेंगे। ठीक, कमरे में बैठ जाएंगे कह सकते हैं। लेकिन यदि आपको इसी जगह पर हम दे दे 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपए दे देंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? अस्थायी हो जाएंगे, क्योंकि आप एक जगह ठहर नहीं सकते, आप इधर उधर भागने लगेंगे। वो होता है अस्थायी, यानी ऊर्जा आपके पास अधिकतम होगी, ये होता है अस्थायी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये विपरीत दिशा में जाएंगे, विपरीत दिशा में जाएंगे तभी जो एंगल है वो हमारा बनेगा 180 अंश। 180 अंश के केस में यानी कि ये ऐसे जाने वाला है, n वाला इधर आएगा, s वाला इधर आएगा, तब हमारा s से n की ओर m पहुंच जाएगा, और m उधर है, b इधर है। तो एंगल थीटा 2 कितना बनने वाला है? थीटा 2 जो कि थीटा माना गया है वो 180 अंश होगा। तो बस ये याद रखिए, अस्थायी संतुलन की स्थिति में जो एंगल होता है वो 180 अंश होता है। ये हमने बताया भी था जब डेरिवेशन करवाए थे। और स्थायी संतुलन की स्थिति क्या होती थी? स्थायी संतुलन की स्थिति जिसमें कोण जो होता है वो 0 अंश होता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा? u इक्वल्स टू फार्मूला क्या पढ़ा गया? एम बी कॉस थीटा, और थीटा का मान हमारा देव माइनस का एम बी कॉस थीटा। थीटा कितना है? 180 अंश। थीटा 2 यानी थीटा जिसे माना गया था। कॉस 180 अंश -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस का, तो प्लस का एम बी, यानी कि ऊर्जा जो है इस स्थिति में बहुत अधिकतम होगी, और अधिकतम ऊर्जा होगी तो वो अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है। तो ये था स्थायी और अस्थायी, और साथ ही साथ इसमें आधारित फार्मूले। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस को। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक दंड चुंबक को, जिसका चुंबकीय आघूर्ण 1.5 एम्पीयर मीटर स्क्वायर है, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत लटकाया जाता है। ऐसे लटका दिया गया चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे ये लंबवत ऐसे लटका दिया गया। लटकाने पर उस पर 0.24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है? नंबर 2, इस स्थिति से यानी 90 अंश के कोण पर रखा गया, वो लंबवत रखा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ। अब इसको क्या करना है? इस स्थिति से स्थायी संतुलन की स्थिति में आने पर चुंबक की स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। ठीक,
तो स्थायी संतुलन की स्थिति में लाने के लिए हमको पहले से ही दिया गया लंबवत ये रखा गया चुंबकीय क्षेत्र के साथ, यानी θ1 90 डिग्री होना चाहिए स्थायी संतुलन की स्थिति के लिए, θ1 90 और θ2 क्या रखना पड़ेगा हमको 0 अंश। ठीक, यानी हमको U मिनिमम याद करना, क्योंकि ये स्थायी संतुलन की स्थिति में ऊर्जा बहुत कम होती है, न्यूनतम होती है। और फिर इसको नंबर 3 है, यदि यह चुंबक 100 फेरों वाली तथा 150 सेमी स्क्वायर तल क्षेत्रफल वाली धारावाही कुंडली के तुल्य हो तो कुंडली में धारा का मान क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं। जो जो चीजें दी गई हमने लिख दिया है। फर्स्ट नंबर हम लगाएंगे, हमको बी का मान निकालना है और हमको टाउ दिया गया, एम दिया गया है। तो टाउ बराबर हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ये वाला फार्मूला। और वैल्यू रखेंगे तो टाउ बराबर एम का मान, टाउ का मान दिया गया हमें, टाउ का मान कितना दिया गया है 0.24 और एम का मान कितना है 1.5। बी का मान हमको निकालना है, साइन थीटा का मान कितना है, कैसे लटकाया गया, लंबवत है तो 90 डिग्री हुआ। ठीक, तो यहां से बी का मान कितना आ जाएगा 1.5, साइन 91 होता है, 1.5 0.24 के बटे में जाएगा 1.5, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक कट जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, हम 2 बार काटते हैं, 2 बार काटेंगे तो ये कितना बचा हमारे पास, हमारे पास ये बचेगा 12 और ये बचेगा हमारे पास 75। ठीक, अब हम दशमलव लगाएंगे तो 12 में एक 0 बढ़ जाएगा। अब हम इसको काट सकते हैं 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे 15 पची 75, 5 से काटेंगे तो 24 पंचे 120 होता है। अब ऊपर 3 से काटेंगे, 3 पची 15 और 3 अठी 24, 8 को भाग कराना है 5 से, तो 8 को 5 से भाग कराएंगे तो 5 इक्कन 5, बचा कितना 3, दशमलव लगा है 0, 5 छक्का 30, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है इस केस में 0.16 टेस्ला होना चाहिए। टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आप कुछ भी कह सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर भी होता है इसका मात्रक। ठीक, फर्स्ट हो गया हमारे पास। अब सेकंड हमको निकालना है। θ1 हमारे दिया गया है, 90 डिग्री पर लटकाया ही गया है और स्थायी संतुलन की स्थिति में लाना है, तो यानी θ2 को हमको कितना डालना पड़ेगा, θ2 हमें डालना पड़ेगा 0 अंश, यही तो होता है। ठीक, और इस स्थिति में जो ऊर्जा होती है वो मिनिमम होती है और वो की जो होती है वो कितनी होती है, माइनस का mb। m का मान हमें पता है, m का मान कितना है 1.5 और b हमने निकाल ही लिया है, कितना है 0.16 और हल करने पर ये कितना आ जाएगा 15 छक्का 90 के 0, 15 एकम 15 और 9 24 होता है। ठीक, 1 2 3 अंक आगे दशमलव, 1 2 3 3 अंक आगे दशमलव, तो u का मान आया मिनिमम आने वाला है, वो भी माइनस का आएगा। लेकिन अगर हम u की मॉडुलस वैल्यू लेंगे, केवल मान लेंगे, तो कितना आएगा 0.24 और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, हमेशा जूल होता है। ये बन गया इसका आंसर। तो तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है कि ये जो है क्षण चुंबक, जो ये चुंबक है वो एक धारावाही कुंडली के तुल्य है। एक क्षण चुंबक जो है N और ये S मान लेते हैं, ये धारावाही कुंडली के तुल्य है। ठीक, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण, इसका चुंबकीय आघूर्ण आपस में क्या होगा, बराबर, इसका M1 मान लेंगे, इसका M2, M1 बराबर M2, या M1 का कह दें या क्षण कह दे, यहां पर क्या कह दे, लूप के लिए है। बलाघूर्ण बराबर कर दीजिए या चुंबकीय आघूर्ण, बात वही, बलाघूर्ण बड़ा पड़ जाएगा तो चुंबकीय आघूर्ण हम करते हैं। तो क्षण चुंबक का M हमको पता है 1.5 दिया गया है। धारावाही लूप का क्या होता है, NIA होता है। अगर I बराबर हम करेंगे तो NA बटे में चला जाएगा 1.5 के, N गुणा A, I बराबर 1.5, N का मान कितना हमारे पास 100 है, गुणा A का मान कितना है, A का मान देखिए 150 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर होता है। अगर सेंटीमीटर को मीटर में लाते हैं तो 10 की घात -2, स्क्वायर लगा है तो 2 सेंटीमीटर हुए, एक 10 की घात -2, दूसरा भी 10 की घात -2, टोटल हो गए 10 की घात -4। तो 150 गुणे 10 की घात -4, दशमलव हटाएंगे नीचे एक और 0 बढ़ जाएगा,
एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो, चार जीरो प्लस चार जीरो माइनस कैंसिल। ऊपर कितना बचा 15, नीचे कितना बचा 15, कैंसिल आउट होकर के एक बचा। यानी इस लूप में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित करानी पड़ेगी हमको? 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करानी पड़ेगी। ये इसका बन जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें कह रहा है एक दंड चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण 200 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, 0.36 न्यूटन पर एम्पियर मीटर वाले एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। इस क्षेत्र से यानी चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण से विक्षेपित करने के लिए आवश्यक बल युग्म के आघूर्ण की गणना कीजिए, ये बताना है। ठीक है, तो क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर विक्षेपित करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल, यानी घुमाने में हमको बल लगाना पड़ेगा। वो बल ऐसा लगेगा कि उसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। ठीक, और तीसरा कह रहा है एक छोटे क्षण चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण 1.25 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। इसकी अक्ष पर चुंबक के केंद्र से 0.5 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। तो दोनों ही आसान है, ऐसे फार्मूले में रख देना है। तो दूसरा वाला हमें क्या कह रहा है? m का मान दिया गया 200 और b का मान 0.36 और थीटा दिया गया है हमको निकालना है चुंबकीय बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है? mb sin थीटा। m का मान हमें दिया गया है 200, b का मान दिया गया 0.36, sin थीटा का मान कितना दिया गया? 30 अंश। गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 0 2 0 से ये दशमलव गायब, तो 2 गुणा 36 और sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 36 न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। ये बन जाएगा इसका आंसर। ये देखते हैं, इसमें दिया गया चुंबकीय आघूर्ण अक्ष पर हमको निकालना, और अक्ष पर जो मान होता है, अक्ष के लिए फार्मूला होता है, ये हमने लिखाया भी है इधर, μ0/4 पाई। μ0 का मान कितना होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, या μ0/4 पाई का डायरेक्ट हम मान रखेंगे। μ0/4 पाई का डायरेक्ट मान क्या होता है? μ0/4 पाई का डायरेक्ट मान होता है 10⁻⁻7। 2 m का मान कितना है? 1.25 बटा r क्यूब, r का मान कितना है? 0.5। कितनी बार गुणा कराना है? एक केंद्र से दूरी, एक संख्या बाद दशमलव, दो संख्या बाद दशमलव कैंसिल, 5 एकन 5, 50 25, 25 पंचे 125, दशमलव हटाएंगे, ऊपर बढ़ जाएगा एक जीरो। ठीक, 5 एकन 5, 5 दहम 50, तो 10 की घात कितना है? 1 प्लस का 7 माइनस के, टोटल कितने हो गए? 6 माइनस के बचे, और गुणा में अभी कितना है? 2, तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 10 की घात -6, और इसका मात्रक क्या होता है? टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, हम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी चीज हम लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि इसका लास्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक छोटे क्षण चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 4 एम्पियर मीटर स्क्वायर है। चुंबक के केंद्र से इसकी अक्ष पर 5 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यदि इस चुंबक की निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र 0.05 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, तो उस बिंदु की चुंबक से दूरी क्या है? ठीक, इसका मात्रक दिया गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, हमको आर निकालना है। तो एक और फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पर, बी अक्ष और बी निरक्ष में एक रिलेशन है, यहीं से निकाल सकते हैं। क्या होता है कि इनको अगर भाग कराएंगे, बी अक्ष, ये फार्मूला हम बता देते तो ज्यादा सही रहता है, और बटा बी निरक्ष। ठीक, अगर हम देखेंगे तो 2 यहां से यदि हटा दें, 2 हटा दें यहाँ पर, तो μ0/4 पाई m/r क्यूब, ये किसका मान है? बी निरक्ष पर। तो बी अक्ष बराबर क्या होता है? ये 2 को हम आगे ले आए या इधर ले आए, 2 को इधर ले आते हैं, तो ये इतना पूरा मान किसका? बी निरक्ष का है। ये किसका? बी निरक्ष का है। लगा सकते हैं हमारे। तो 2 इंटू बी निरक्ष में दिया गया 0.05, हल करेंगे, 2 पंची 10, कितने अंक आगे? दशमलव, 1 2 अंक आगे दशमलव, तो ये बन जाएगा 0.1। 0.1 क्या? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं इसका आंसर।
ये दिया नहीं गया, शायद इसका पूरा पार्ट अलग है, ये वो अलग दिया गया, ये अलग है। चलिए कोई बात नहीं, बी एच के फार्मूले में रख करके हम ले आते हैं। बी एच बराबर क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई यानी कि 10 की पावर -7 होता है, इंटू 2m। 2m का मान हमें दिया गया है 4 अपॉन r क्यूब। r का मान कितना है 5 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे 10 की घात -2। ऊपर क्या लगा है क्यूब, यानी कितनी बार गुणा, 3 बार। 5 गुणे 10 की घात -2, 5 गुणे 10 की घात -2। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो 50 25 पंचे 125 और 4 दूनी 8, 2 -2 -2 -2 माइनस का 6, नीचे माइनस का 6 ऊपर प्लस का 6 और माइनस का 7 घट करके -1 बचेगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा है मान, तो इसको बड़ा बनाने के लिए हम यहाँ पर कितने जीरो जोड़ेंगे, 2 जीरो। 2 जीरो यदि प्लस के जोड़े तो 2 जीरो माइनस के, तो टोटल माइनस के 3 जीरो हो गए और नीचे 125। ठीक, या ऐसे भी देख सकते हैं 2 और 2 4, माइनस के 4 ऊपर जाएंगे प्लस के 4, प्लस के 4 माइनस के 7 माइनस का 3 बचेगा। और ये 2 माइनस के जो ऊपर गए हैं ये प्लस के जाएंगे और प्लस के जाएंगे, उसको हम 2 8 को दे दिए, ऐसे भी समझ सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो 25 से काट सकते हैं क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 800 को लिख सकते हैं 8 गुणा 100, आसानी होगी समझ सकते हैं। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 8 32, 32 बटे 5 है और गुणे में 10 की घात -3। हल करेंगे, 5 छक्का 30, बचा कितना, 2 दशमलव लगा है, 0 5 चौक 20 गुणे 10 की घात -3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये बी अक्ष का मान आ गया। ठीक, इससे कोई मतलब नहीं, ये हमें अलग दिया गया है, उससे आएगा ही नहीं, आ जाता तो अच्छी बात रहती। तो ये पूरा अलग प्रश्न दिया गया है। ठीक, बी नीरज वाला पूरा अलग दिया गया है। कह रहा है यदि क्षण चुंबक के ऐसा एन है, क्षण चुंबक के नीरज पर मूल बिंदु से जो रेखा आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, इस बी का मान 0.05 होगा, तो ये आर का मान हमको निकालना है। और इसका फार्मूला क्या होता है, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू एम अपान आर क्यूब, बी नीरज का मान होता है। तो बी इक्वल्स टू फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान डायरेक्ट रख रहे हैं 10 की घात -7 इंटू एम अपान आर क्यूब। ठीक, ये आर की बजाय हम एक्स दे दे, कोई दिक्कत, वो आर हो ही चुका, ये एक्स दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे दूरी का क्यूब होगा यानी एक्स का क्यूब। बी नीरज का मान दिया ही गया है, कितना, 0.05, 10 की घात -7 इधर आएगा प्लस का 7, चलिए रहने दीजिए, इधर ही रहने दीजिए, 10 की घात -7 गुणा m का मान कितना है 4 है और बटे में कितना है x क्यूब है, ऊपर ले जाएंगे और इसको नीचे लाएंगे तो x क्यूब बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -7 और बटे में कितना है 0.05। अब दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक, कैंसिल करेंगे, 5 एकन 5, 5 8 40, 80 है ना, और 5 रेम 0, ये पूरा कैंसिल होकर के। ठीक, 1 जीरो प्लस का 7 जीरो माइनस के, तो 8 गुणे 10 की घात -6 बचेगा, 1 प्लस का 7 माइनस के -6 बचेंगे। अब एक्स क्यूब बराबर, ये किसका क्यूब है देख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात -2। भाई 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, तो 2 अंदर 3 बाहर। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, 3 बाहर 2 अंदर, क्यूब क्यूब कैंसिल, x बराबर 2, 2 ये क्या है 10 की घात गुणे में 10 की घात -2, ये क्या आया है मीटर में आया है। अब मीटर को सेंटीमीटर में हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कराते हैं, 100 से गुणा, और ये 100 का गुणा मतलब 100 मतलब 10 की घात 2, 2 प्लस के 2 माइनस के कैंसिल, 2 सेंटीमीटर। ये बन जाएगा इसका आंसर। और यहीं पर चुंबकत्व तथा द्रव्य का आंकिक प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे के आंकिक प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण बालाजी प्रकाशन से। जल्द ही वो वीडियो आएगा। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल में नए आए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।